ओके, अब हम सबसे पहले आपको अपने आज के टेस्ट के जवाब बताना शुरू करते हैं। तो अब ये जवाब जो है मैं क्वेश्चन भी साथ रीड कर दूंगा, ताकि अगर आपके सामने इसका हमने मैसेज कर दिया था पीडीएफ वर्जन आपके ग्रुप पर, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ता जाता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल थे, यानी अगर आपने वो बातें सुनी हैं तो आपको याद है। एक आधे में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी या समझने वाली बात थी, वो मैं यहाँ करके भी दे दूंगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो था वो बेसिकली डेफिनेशन थी एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स आर दी सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स विद सेम, ऑप्शन में एटॉमिक मास था, एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक वॉल्यूम था और शेप था। तो हमने शुरू में ही बिल्कुल एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी, हालांकि है तो खैर ये काफी बेसिक बात, और उसमें खास तौर पर कहा था कि एक डेफिनेशन ये है कि इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड टू मोर सिंपलर वन, और दूसरी जो हमने कहा था ज्यादा बेहतर है वो ये है कि दीज आर द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। जोर देकर कहा था एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन है डी। तो पहले सवाल में ऑप्शन बी। फिर हमने डोबरेनर के ट्राइड से थोड़ा सा ट्रिकी सवाल कर दिया, बहरहाल के लिए कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड मिडिल एलिमेंट इन वन ऑफ द डोबरेनर ट्राइड्स is 35 and 81 respectively. So what will be the atomic mass of the last element in this triad? देखिए 3 एलिमेंट होते थे ट्राइड में, और उसमें हमने कहा था, फर्ज कर लीजिए वो 3 एलिमेंट जो है वो है ए, बी और सी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा उन्होंने कि आपको हम उसके ट्राइड के फर्स्ट और मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास बता रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास उन्होंने बता दिया 35 और मिडिल वाले का बता दिया 81, और जो लास्ट वाला है उसका हमने आपसे पूछ लिया, तो सपोज वो है x। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइड जो दरमियान वाला एलिमेंट है यानी बी, उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होना चाहिए, यानी आप ए और सी का एटॉमिक मास जमा करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डी आ जाना चाहिए। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू है 81, ए की वैल्यू है 35 और सी की वैल्यू मालूम करनी है वो है x। ऐसे हो गया। अब आप बहुत ही सिंपल सवाल सॉल्व करना होगा। 2 को अगर हम यहाँ ले जाएंगे, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 हो जाएगा, 35 प्लस x, और अब x की वैल्यू निकालनी है तो 162 में से 35 माइनस कीजिए, ये x आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, अगर आप 35 162 में से माइनस करेंगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 127, और ये मेरे ऑप्शन में है डी ऑप्शन। ठीक हो गई बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको करके दिखाई। इसलिए मैं बता दूं साथ ही साथ ताकि आपको थोड़ा और भी अच्छा लगे कि कोशिश, अभी तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, आपने कैलकुलेटर से ही कर सकते थे, वैसे तो इतनी कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं थी, लेकिन ये जहन में रहे कि हम जो एमसीक्यूज करें तो इस बात को प्लान बी के तौर पर जहन में रखें कि हम इसकी तैयारी दरअसल अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में भी कर रहे हैं, और उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इसलिए छोटी छोटी सी कैलकुलेशन के 81 को 2 से मल्टीप्लाई करके 162 लिखना, या 162 में से 35 माइनस करना, ये ज़बानी करने की आदत रखिएगा, कैलकुलेटर की इतने डिपेंडेंट ना होइए, क्योंकि आगे चलकर आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ओके, नंबर 3 देखते हैं वो क्या कहता है। लॉथरवेयर प्लॉटेड ग्राफ between certain physical properties of elements and their, अब हमने पूछा कि आखिर लॉथरवेयर ने ग्राफ बनाए थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के किसके साथ, या एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक वॉल्यूम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो अगर लॉथरवेयर वाला छोटा सा पैराग्राफ हमने याद किया है, तो लॉथरवेयर ने जिस भी फिजिकल प्रॉपर्टी का ग्राफ बनाया था वो बनाया था विद एटॉमिक मास।
तो एटॉमिक मास इज माय ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, 1 कह रहा हूं ए। अब है क्वेश्चन बी 4। फिर दोबारा मैंने यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। वैसे वाले टॉपिक कम थे तो अब एक टॉपिक से दो तो बनने ही थे ना। तो फिर दोबारा है कि एटॉमिक मास है मिडिल और लास्ट एलिमेंट का इन अ डोब्रेनर ट्राइड। तो फिर वही फर्ज कर लेते हैं कि डोब्रेनर का ट्राइड ए बी सी 3 एलिमेंट्स पर है। अब की दफा उन्होंने आपको एटॉमिक मास दिया है मिडिल एलिमेंट का, और वो है 118, और लास्ट एलिमेंट का और वो है 207। फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास आपसे पूछा है। फिर वही कीजिएगा कि ट्राइड के मुताबिक बी जो बीच में है उसका एटॉमिक मास a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 है। तो अब b की वैल्यू है 118, a की वैल्यू हमें बतानी है वो x हो गई, c की वैल्यू गिवन है 207। सेम तरीके से काम होगा, ये 2 इधर जाएगा, 118 से मल्टीप्लाई होगा, इसे कर देगा 236 x प्लस 207। 207 की साइड चेंज करेंगे, ये 236 में से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 29। और 29 हमारे ऑप्शंस में है ऑप्शन ए। ठीक हो गई बात। ये 1 2 3 4 जिसमें जाहिर सी बात है 2 सवाल ऐसे थे जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, तो वो भी हमने कर दी ताकि हमें कोई इशू ना आए। 5 वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था कि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं ग्रुप, और ये है ऑप्शन ए। नंबर 6, according to Mendeleev's periodic law, the properties of elements are periodic function of their। तो अब मेंडेलीव ने जो अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया था उसके मुताबिक, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किस चीज का पीरियोडिक फंक्शन है, एक दफा फिर एटॉमिक मास का। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के बाद 7th है, मेंडेलीव ने करेक्ट किया बेरिलियम का एटॉमिक मास। तो क्या था और क्या कर दिया, तो 13 से 9.3 किया है। तो 13 से 9.3 किया, तो ए इज द राइट ऑप्शन। फिर 8th क्वेश्चन में कहा एलिमेंट्स ऑफ फैमिली बी को क्या कहते हैं। फैमिली ए था रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स, और फैमिली बी था ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। According to Newland, elements repeat their properties after every 7 elements। याद रहे, after every 7 element का मतलब क्या हुआ, 7 के बाद क्या आता है कि 8th वाला अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन जो लैंग्वेज हमने यूज की उसमें कहीं आप ये ना लिख दें कि आफ्टर एवरी 8, तो उसका मतलब होगा आफ्टर एवरी 8 का मतलब तो 9th हो गया ना। तो ये है अकॉर्डिंग टू दी न्यूलैंड एलिमेंट्स रिपीट देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी 7, क्योंकि वो जो 7 नोट्स थे म्यूजिक के उससे इंस्पायर हुआ था। तो 7 है ऑप्शन बी। और which one of the following is not the characteristic of Mendeleev's periodic table। अब आपने जो मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक लास्ट टाइम ही पढ़े थे, एक बात ऐसी है जो उनमें शामिल नहीं थी। पहली बात लिखी है लेफ्ट गैप्स फॉर मिसिंग एलिमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट, ये भी सही था। ही क्लासिफाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड, ये भी था। ये लिखना कि ही प्लॉटेड ग्राफ्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास, ये काम मेंडेलीव ने नहीं किया था, ये काम लॉथरमेयर ने किया था, इसलिए ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो द राइट आंसर इज डी। तो ये हमने आपके सामने आपके आज के टेस्ट के तमाम जवाब आपसे शेयर किए हैं। ये टेस्ट इंतहाई आसान था, इसलिए तकरीबन आधी क्लास हमारी टॉप या हाई अचीवर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गई, जिनके या तो 10 में से 10 ठीक हुए हैं, या 10 में से 9 ठीक हुए हैं, या 10 में से 8 ठीक हुए हैं। दिस इज अ गुड साइन, और इस दुआ के साथ है कि वो आइंदा के टेस्टों में भी जारी रहेगा। और मैं ये चाहूँगा कि इतने क्या इससे भी ज़्यादा बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहें, इवन
जब हमारे टॉपिक्स की तादाद बढ़ जाए, मुश्किल चीज़ें भी पढ़ें और उससे ट्रिकी किस्म के सवाल भी करें तो भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे अगले टेस्ट की बारी आएगी, ये टेस्ट किस दिन और क्या किस चीज़ के हुआ करेंगे, ये इंशाअल्लाह एक आधे दिन में ये लोग पूरा हम आपसे शेयर भी कर देंगे। लेकिन जब भी अब केमिस्ट्री की दोबारा बारी आएगी, उस वक्त तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे, तो वो ज़्यादा एमसीक्यूज पर और ज़्यादा अच्छे या कहिए ज़रा मुश्किल किस्म के एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। तो हमारा जो पढ़ना है और काम है उस वक्त और ज़्यादा एक्सपोज होगा कि हम में से कितने बच्चे कितने अच्छे हैं और कितने थोड़े कम अच्छे हैं। तो सारे ही अच्छे, बस ज़रा थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, कोई थोड़े कम अच्छे हैं, तो वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इस बात को ज़हन में रखिएगा, वी आर वर्किंग ऑन दैट। जैसे आज हमने जैसे ही आपसे टेस्ट लिया, हमने फिर आपसे यही कहा कि प्लीज़ टर्न योर कैमरास फर्स्ट सो दैट द एडमिन पीपल्स कैन सी यू ऑल्सो। देखिए, इसका ये नहीं मतलब है कि हमें आप पे भरोसा नहीं है और आप पता नहीं अगर खुद से करेंगे तो चीटिंग कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वी ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट की सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी को ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों। लेकिन साथ ही साथ जब मामला कंपटीशन का होता है तो हम किसी को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो ये कहे कि उसने ऐसे किया था और उसने ऐसे किया था, तो एक अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे अंदर एक और काम ये चल रहा है कि वी आर वर्किंग ऑन दैट कि बात सिर्फ एमसीक्यूज तक ना रहे, हम अपने टेस्ट में थोड़ी सी और वैरायटी देंगे। थ्योरी किसी से भी तो तैयार करानी है ना, तो उसकी भी तैयारी किसी ना किसी तरह हम कोई ऐसा भी इंशाल्लाह निकाल लेंगे कि हम सिर्फ एमसीक्यूज का टेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि साथ साथ कुछ और भी कम से कम छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक दो दो लाइन में दिए जा सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री में बहुत बन सकते हैं, बिलीव मी। तो वो ज़रूर पूछे जाएँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो वो आगे इंशाल्लाह आता है सिलसिला। तो अब हम दोबारा टॉपिक पर वापस आ जाएं। आज बहुत हमने आपको चीज़ें सुनानी है अच्छी सी, और वो है, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बहुत हो गई ये बातें कि मेंडलीव ने कितना अच्छा काम किया, उसकी तारीफें भी कर दी, लेकिन अब थोड़ी इसकी बुराइयां भी कर देते। मैंने लास्ट टाइम जोर देकर आपसे कहा था, लिखने को तो हम 5-6 ड्रॉबैक्स लिख देंगे, लेकिन जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपका भी दिल कहेगा कि बुनियादी तौर पर मेंडलीव की सिर्फ एक और बड़ी मिस्टेक थी, और देखा जाए तो उसमें भी उस बेचारे का कसूर था। वो मिस्टेक थी कि असल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की मदद से बनाना था। एटॉमिक नंबर है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करवाने में हमारी हेल्प करती है। उसकी मदद से पीरियोडिक बिहेवियर एलिमेंट्स का हम देखेंगे कितना ज़बरदस्त सामने आएगा। और एटॉमिक नंबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था 1913 में डिस्कवर हुआ था एटॉमिक नंबर, जो कि मेंडलीव 1907 में 1907 में इंतकाल फरमा गया था। उसके मरने के भी 6 साल बाद तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था। तो अब जब उसकी ज़िंदगी में साइंस के पास इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं थी, तो किस तरह कोई ज़हीन साइंसदान एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता। जब हम आपको पूरा डाटा ही ना दें या जो दें उसमें गलतियां हों, तो आप एक गलत डाटा से सही टेबल कैसे बना सकते थे? तो बात ही अजीब सी है। और इसी वजह से हम मेंडलीव को क्रेडिट देते हैं कि उसने नंबर 1 एलिमेंट्स भी पूरे डिस्कवर नहीं हुए थे, नंबर 2 उसके पास इंफॉर्मेशन भी गलत थी, वो तो एटॉमिक मास से टेबल बनाने बैठा हुआ था, नंबर का तो उसे पता ही नहीं था। इसके बावजूद मेंडलीव ने जो टेबल बनाया वो असली पीरियोडिक टेबल का अगर 100% नहीं था तो 90% था। तो ये हुआ ना कारनामा कि इंफॉर्मेशन हासिल हुए बगैर एक शख्स कितना जबरदस्त था, ये तारीफों वाला काम था। अब हम आते हैं वो एटॉमिक मास की जगह, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास यूज करने की वजह से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए, जिससे उसे भी एहसास हुआ और हमें भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये जो मेंडलीव ने इतना अच्छा टेबल बना दिया,
कुछ अरसे तक तो लोग उसमें डूबे रहे, क्या बात है, ये तो जिस चीज़ पे उंगली रखता है वो वैसी हो जाती है। तो सोचने की बात है ना, एक दो नहीं, उसने 15 एलिमेंट्स के लिए कहा ये डिस्कवर होंगे, वो हो गए, और उनकी प्रॉपर्टीज बताई, वो वैसी निकली। वो कह रहे हैं बेरिलियम तुम्हारा एटॉमिक मास मुझे नहीं अच्छा लग रहा 13, इसको 9.3 करो, वो 9.3 निकल आता है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो अब ये नतीजा ये निकला कि जब कोई आदमी इस तरह 3-4 सही बातें बता दे, हमारे भी आजकल यही होता है ना, 2-3 बातें किसी की सही निकले, लोग तो समझते हैं पता नहीं वो क्या है, फिर वो झूठ भी बोलेगा तो आप यकीन कर लेंगे। तो अब यही मेंडलीव ने फायदे उठाए। तो मैंने आपको यहाँ से कहानी सुनाई थी, दोबारा वही सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं कि आप सबके सामने न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल कई दफा ये एक्सट्रैक्ट बनाया है, और शायद अब आखिरी दफा ही बन रहा हो, कि ये हिस्सा जब भी आपके सामने लिखते थे, आपको ये बात कहते थे कि ये उस जमाने के एतबार से है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मिसिंग थी, और वो थी नोबेल गैसेस। ऐसी बात है, वो मेंडलीव के ज़माने में डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हम क्यों जब समझाते वो क्यों बनाते। तो ये हिस्सा जो इस वक्त हम आपके सामने दोबारा बना रहे हैं, इसमें वो 14 एलिमेंट है मशहूर ज़माना, जो ऑक्टेव प्रिंसिपल के हिसाब से चलते थे, और इनमें नोबेल गैसेस नहीं। तो ये हिस्सा आपके सामने हमने दोबारा बनाया, और अब हम यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे कि 1880s में पहली नोबेल गैस डिस्कवर हुई, और मैंने आपसे कहा था वो है हीलियम, और उसका एटॉमिक मास था 4। टेक्निकली उसे हाइड्रोजन के बाद आना चाहिए था, और आम आदमी का ख्याल ये था कि हाइड्रोजन के बाद अगर हीलियम को रखते हैं तो लिथियम आगे खिसक जाएगा, बेरिलियम और आगे, सब एक एक आगे खिसक जाएंगे, तो सारे टेबल का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन मेंडलीव ने यहाँ भी एक चालाकी और समझदारी का सबूत दिया, और उसने ये देखते हुए कि हीलियम एक ऐसी गैस है जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती, और ऐसा आज तक कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था जो इस तरह एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव हो। वो समझ गया कि ये हीलियम अब से पहले जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं उनमें से किसी जैसा नहीं, ये बिल्कुल नई खूबियों वाला एक नया एलिमेंट है। तो उसने ये कहा कि ये जो 7 कैरेक्टर होते थे एलिमेंट्स के, समझिए इसमें 8th कैरेक्टर आ गया है। तो इस एलिमेंट को रखते वक्त किसी और को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम के दरमियान हीलियम को रखो, और उसके नीचे पूरी एक नई कॉलम बना दो कि जैसा हीलियम है इसी तरह के और एलिमेंट्स भी आएंगे, और इनका अलग कॉलम बनेगा, तो किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं। यानी उसने ये कहा कि इसका मतलब है हीलियम की डिस्कवरी के बाद अब आप ये कहेंगे एलिमेंट्स में, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, 7 सुर होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स 7 सुरों की तरह नहीं है, वो 8 कैरेक्टर रखते हैं। तो अब हीलियम आने के बाद अब पहली लाइन में टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए, और अब हर 8 एलिमेंट के बाद 9th एलिमेंट अपने आप को रिपीट करेगा। तो अब मामला ऑक्टेव रूल से निकल गया। यानी इस दिन तक जब तक हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, हम पार्शियली न्यूलैंड की बात को फॉलो करते थे, ये सारे नहीं तो कुछ एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब हीलियम डिस्कवरी की बात समझ आ गई कि ये अब म्यूजिक से हमारा कोई ताल्लुक, हमारे एलिमेंट्स में जो पीरियोडिक कैरेक्टर है वो 8 के बाद 9th रिपीट हो रहा है, और अब ये नया कैरेक्टर नोबेल गैस के नाम से आ गया। मगर ये तो अभी एक ही आया है ना, लोगों ने कहा हम क्यों मान लें भाई तुम्हारी बात, जिनको म्यूजिक अच्छा लगता था। तो अब सबका इंतजार किस बात पर था, अगर मेंडलीव सही है तो हीलियम की तरह की और भी गैसेस आएंगी जिन्हें हम हीलियम के नीचे रखेंगे। तो अब अगली गैस फ्लोरीन और सोडियम के बीच में यहाँ आनी चाहिए। 6 महीने या 8 महीने इंतजार करना पड़ा होगा। नियॉन डिस्कवर हुई, और सबके होश उड़ गए जब उन्होंने ये देखा कि नियॉन बिल्कुल हीलियम की तरह नॉन रिएक्टिव गैस है, और उसका एटॉमिक मास है 20, जो कि फ्लोरीन और सोडियम के बीच में आता है। अब ये तो एक एग्जैक्ट मिड पॉइंट का है, बस फ्लोरीन से ज्यादा हो सोडियम से कम हो, तो अब 20 होता, 21 होता, 22 होता, सब चलते हैं। तो अब नियॉन 20 अपने एटॉमिक मास के हिसाब से यही आ रहा है, तो जगह फिट हो गई, तो शादियाने बच गए। ये मेंडलीव भाई आप तो क्या जबरदस्त आदमी है, आप चीज देखते हैं पहचान जाते हैं क्या है। तो अब यहाँ पर आकर जब किसी बंदे की इतनी तारीफें करें, 10-10 अननोन एलिमेंट उसने प्रिडिक्ट किए, सही निकले, एटॉमिक मास करेक्ट किया, सही निकला, हीलियम देख के बता दिया ये तो पूरा ग्रुप होगा, आगे और भी आएंगे, तो मगरूर तो हो जाता है ना आदमी। तो बस यहाँ शायद ये थोड़ा मगरूर हो गया, अल्लाह मेरे को पसंद नहीं आई बात, मगरूर हो गया। तो
अब यहाँ से वो कहते हैं शोहरत की बुलंदियां हो गई, अब नीचे जवाल का सफर हो गया शुरू। थोड़े ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद कहिए, तीसरी नोबेल गैस डिस्कवर। और जरा मैं उसका तमाशा अच्छी तरह दिखाने के लिए एक कुछ एलिमेंट और शो कर दूं। सल्फर के बाद आपको याद है यहाँ आता है क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास है 35.5, और यहाँ आता है पोटेशियम जिसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास है 39.1। अब आपका दिल क्या कहता है, जिस नोबेल गैस को आना है नियॉन के नीचे, उसका एटॉमिक मास क्लोरीन और पोटेशियम के बीच में होना चाहिए। नोबेल गैस डिस्कवर हुई, उसका नाम था ऑर्गन, और ऑर्गन का एटॉमिक मास था 39.9। है ना, गई भैंस पानी में। ये हो गई पहली गड़बड़, और बहुत ही जबरदस्त किस्म की गड़बड़, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम के एटॉमिक मास से ज्यादा आ रहा है। तो अब अगर मैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को या पीरियोडिक लॉ को फॉलो करूं, तो उसके मुताबिक मुझे वो एलिमेंट पहले रखना है जिसका एटॉमिक मास कम है। तो अब मेंडलीव के रूल के मुताबिक मुझे पहले किसको रखना चाहिए, पोटाशियम को, और ऑर्गन को कहाँ रखना चाहिए, बाद में, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे टेबल का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीन एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके बारे में तो हमने डोब्रेलर के ज़माने से बता दिया था कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मैं थोड़ा और बता देता हूँ आज के ज़माने के हिसाब से। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो हैं 70, उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप है वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यानी बड़ी मुश्किलों से आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे ये तीनों रिएक्शन ना करें, ये हर एक से रिएक्शन कर लेते हैं। तो सबसे रिएक्शन करने वाले मेटल, और ये नोबेल गैसेस कौन है, किसी से रिएक्शन ना करने वाले एलिमेंट। ये तो एक दूसरे का उलट है, होता है ना, थोड़े बहुत सिमिलर होते तो चलो हम एडजस्ट कर लेते, तो उलट है, दिन है तो दूसरा रात है, एक सफेद है तो दूसरा काला है, ये वाली बात हो गई। वो ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसके सारे एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, और ये वो ग्रुप है जिसके एलिमेंट किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो अब किसी से रिएक्शन ना करने वाला ऑर्गन अगर सोडियम के नीचे रख दूं और सबसे रिएक्शन करने वाला पोटाशियम नियॉन के नीचे रख दूं, कितनी जबरदस्त गड़बड़ है। तो मेंडलीव की समझ में आ गया कि नहीं, ऑर्गन को पहले रखना है क्योंकि वो हीलियम और नियॉन के खानदान से ताल्लुक रखता है, तीनों नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। और पोटेशियम तो वेल इस्टेब्लिश हो गया है अब तक कि ये तो लिथियम सोडियम का साथी है, तो रखूंगा पहले। उनका अगर आप ऐसा रखेंगे तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका लॉ टूट गया, क्योंकि लॉ के मुताबिक जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको तो बाद में आना चाहिए था। तो ये कैसी बात हो गई कि क्लोरीन 35.5 के बाद 39.9 आए और फिर दोबारा एटॉमिक मास 39.1 कम हो जाए, ये तो नहीं चलेगा। तो दोनों जगह से फंस गया बेचारा। तो उसने उस वक्त कैसे जान छुड़ाई, उसने जान छुड़ाई ये कहकर के एटॉमिक मासेस में गलती है, या तो ऑर्गन का एटॉमिक मास 39.9 से कम है या पोटेशियम का 39.1 से ज्यादा है। लोगों को यकीन करना पड़ा ना, क्यों, इसलिए कि उसने पहले बेरिलियम के बारे में यही बात कही थी तो सही निकली थी ना। तो अब हम क्यों उसकी बात को कहें कि वो गलत होगी, हमें तो उस पर इतना यकीन था, हमने कहा हाँ 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 यही बात होगी। वरना ये तो साफ नजर आ रहा है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन एक जैसे, उसका मास कैसे ज्यादा हो सकता है। तो उन्होंने यकीन कर लिया, बात दब गई, क्योंकि एटॉमिक मास कोई ऐसे थोड़ी निकल रहा है कि आपने अभी कहा तो 2 मिनट बाद SMS आ गया कि ये लो ये रहा एटॉमिक। इसमें महीनों का वर्क लगता है। और फिर जाहिर सी बात है, एक आदमी कहते हैं कि हाँ जी ये एटॉमिक मास सही है तो आप क्यों मानेंगे उसकी बात। इस बात पर यकीन करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के एविडेंसेस चाहिए, जिसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा, अब अगर बात वाकई ये रहती कि इन्हीं दोनों एलिमेंट्स में ये गड़बड़ है और बाकी सब में ये गड़बड़ नहीं है, तो सबको सब्र आ जाता, सब कहते हैं हाँ वाकई एटॉमिक मास है। लेकिन हुआ ये कि इससे पहले कि कोई हमें ये बताता कि इन दोनों के एटॉमिक मासेस में कोई गलती है या नहीं है, ऐसे और मसले सामने आ गए। जब और मसले सामने आ गए तो हमने कहा अब ये कहाँ कहाँ एटॉमिक मास चेक कराते फिरेंगे, ऐसा लग रहा है मेंडलीव ही गलत है। तो
अब ये पहली एग्जाम्पल है जहां हमें नजर आ रहा है कि हमें अपने पीरियोडिक लॉ की वॉयलेशन करनी पड़ी। बाय द वे मैं सस्पेंस खत्म करके बता दूं, हमने हर तरह से इसे क्रॉस कंफर्म किया है, लेकिन ऑर्गन का एटॉमिक मास 39.9 ही है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 ही है। इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, और कौन है जो ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी तफसीलात से पहले क्वेश्चन आया है। सोलिया कुरैशी जी, पूछिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज़ बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत आपकी ज़्यादा भी कर कम हो रही जा है। रही है। नहीं आप मतलब माइक अपना करीब रखेंगे। मैं कह रही हूँ ठीक आपकी है, आवाज़ बहुत कम हो जा रही है। ठीक है, मैं ख्याल रखता हूँ बेटा इसका। ओके, अब हम देखते हैं इसमें दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है जो हमारी इन दोनों एलिमेंट्स में की तरह मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को ओबे नहीं कर रही। तो वो कौन थे, अब आपको याद आएगा, मैंने न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त खास तौर पर इन दोनों एलिमेंट्स का तस्करा किया था कि ये दोनों एलिमेंट्स एटॉमिक मास के लिहाज से सेम है। इन दोनों का एटॉमिक मास ये समझा जाता था कि ये 59 है, तो ये फैसला नहीं हो पाता था कि इसमें से किसको पहले रखें और किसको बाद में रखें। अच्छा भाई, अब क्या करें फिर ये करें कि जिस जमाने में मेंडलीव का टेबल आया तो ये मसला थोड़ा सा हल हो गया। और थोड़ा सा कैसे हल हो गया, लोगों ने बताया, आप भी अगर नोट कर रहे हो तो ये जो पुराना वाला हिस्सा है इसमें सारे एटॉमिक मासेस मैंने होल नंबर में लिखे हुए हैं, किसी में भी डेसिमल नहीं आया। और अब ये जो नया वाला हिस्सा ऑर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारे डेसिमल में है। तो बात ये हुई थी कि जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा था, एटॉमिक मासेस की ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ रही थी, तो हम डेसिमल के बाद भी बता देते थे। तो अब कोबाल्ट का पता चला कि ये है असल में 58.9 टू बी एग्जैक्ट, जो राउंड ऑफ होके 59 पढ़ ली जाती थी। इसी तरह निकेल है 58.7 और ये भी राउंड ऑफ होके 59 पढ़ ली जाती थी। तो अब दोनों का एटॉमिक मास क्लियरली पता लग गया। बेशक दोनों में मामूली सा फर्क है, मगर फर्क तो नजर आ रहा है। अच्छा, अब आई असल गड़बड़। गड़बड़ ये आई कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेंडलीव को सजा दिया, कोई कार्ड बना बनाकर। उसके हिसाब से कोबाल्ट को पहले आना था और निकेल को बाद में आना था। तो अब जब कोबाल्ट को पहले आना था तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकेल का एटॉमिक मास 58.7 है। इसका मतलब ज्यादा एटॉमिक मास वाला कोबाल्ट पहले आ रहा है और कम एटॉमिक मास वाला निकेल बाद में आ रहा है। लोगों ने एतराज किया, उन्होंने कहा देखो तुमने अपना लॉ फिर से खराब कर दिया। तो अब उनके पास दो मिसालें हो गई आर्ग्यूमेंट करने की। पीरियोडिक टेबल में दो जगह पर ऐसा हो गया कि ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले रखना पड़ रहा है और कम एटॉमिक मास वाला बाद में, वरना टेबल में प्रॉपर्टीज मिसमैच हो रही हैं। ये दो जगह हो गई। फिर सबर कर लेते दो पर भी, एक और हो गई और वो तो ज्यादा खतरनाक हो गई। वो तीसरी एग्जाम्पल कौन सी थी, आप सबको याद है, होना चाहिए कि ये बड़े मशहूर एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हेलोजेंस। इनके बराबर वाला ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलुरम। इन्हें क्या कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को तो हेलोजन कह दिया, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं छैल्कोजेन। अजीब अजीब से नाम है, इंसानों वाले नाम नहीं रख सकते थे। तो हेलोजिन में हेलो का मतलब है सॉल्ट और जिन का मतलब है प्रोड्यूसर। ये एलिमेंट सॉल्ट बनाते हैं इसलिए हेलोजन कहलाते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं छैल्क। जिनका मतलब तो बनाने वाला है ना, तो ये बनाते हैं छैल्क। ये क्या चीज है, ये ग्रीक लैंग्वेज में कॉपर को कहते हैं। शेल कॉपर को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं। तो क्या मतलब बना
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलुरम ये कॉपर बनाते हैं। ये क्या बात हुई? ये एक गलत कॉन्सेप्ट था जो लास्ट टू लास्ट सेंचुरी में मशहूर हुआ था, कि ये चार एलिमेंट्स जहां मिले वहां कॉपर बना देते हैं। इससे ये नाम पड़ गया चैल्कोजेन। चूंकि बाद में हमें पता चल गया कि ये फजूल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये नाम अब ऑब्सोलीट हो गया है और अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिस जमाने की मैं बात बता रहा हूँ उस वक्त तो करते थे। और ये चारों मशहूर थे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरम एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक जैसी प्रॉपर्टीज। मसला क्या हुआ वो बताइए ना? मसला हुआ इनके दरमियान, टेलुरम और आयोडीन के दरमियान। टेलुरम का एटॉमिक मास है 127.6 और आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9। तो मसला समझ में आ गया। हम टेलुरम को पहले रखना चाहते हैं क्योंकि वो चैल्कोजेन है, वो चैल्कोजेन में रहे, और आयोडीन को हेलोजेन के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या सजेस्ट कर रहा है कि आयोडीन का एटॉमिक मास कम है, उसको पहले लिखना चाहिए। इस तरह आयोडीन चैल्कोजेन में चला जाएगा और टेलुरम हेलोजेन में आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसे इतनी अकल थी कि जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिससे सिमिलर है मैं तो वही रखूंगा। तो अब उसने अपने पीरियोडिक टेबल में इस जिद को पूरा करने के लिए कि द सिमिलर एलिमेंट शुड प्लेस टुगेदर, इसने 3 जगह अपने पीरियोडिक लॉ की वायलेशन की और ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रखा और कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा। अब 3 एग्जाम्पल अच्छी खासी हो गई, जिसकी वजह से अब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। इसका मतलब है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 3 मेजर जगहों पर उसका पीरियोडिक लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ठीक हो गई बात? ये सबसे अहम पॉइंट था, इसलिए हमने इसे एक एक एग्जाम्पल की तफसील के साथ आपको बताया है। अब हम इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में इन्हें प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। ठीक हो गई बात? तो आपको मैं आज की सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ दोबारा। शुरू में हमने सिर्फ पेपर आपसे आज का सॉल्व करके उसके आंसर्स आपको बताए थे। इनमें कोई हमें वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सिर्फ मैंने आंसर्स कोट किए थे। एंड देन वी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द फर्स्ट ड्रॉबैक। और ये जो तीनों बातें मैंने सिर्फ समझाई हैं, इसे मैं प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक हो गई बात? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप तो हम अपनी क्लास एंड कर दें। ओके, तो फिर हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।